वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीसीएस रूल सर्विस रेगुलेशंस की आप सबने देखा हमारी 3 क्लासेस जो रिवीजन क्लासेस हैं वो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हो। सीसीएस रूल सर्विस रेगुलेशन और एकेडमिक रूल्स के साथ साथ कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी मिलते हैं आपको देखने को। तो ये आपकी 4th क्लास होने वाली है। 3 क्लासेस हम पहले करा चुके हैं और जिन बच्चों ने थ्योरेटिकल क्लासें नहीं ली हैं वो 1 से 24 तक हमारी क्लासेस टारगेट नेटर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन जितना पॉसिबल हो सकता था हमने करवाया आपको, तो उसमें से जाके आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। बाकी रिवीजन सेशन में आपको वो क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो हमने थ्योरी में भी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसलिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फुल फॉर्म बतानी है आपने पीएफएमएस की। तो पीएफएमएस आपका क्या होता है? पीएफएमएस होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है जैम। अब ये वर्ड आपने कॉमनली सुना होगा जैम के बारे में कि जैम क्या होता है। तो साथियों जैम का मैं आपको बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है, ठीक है। क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मतलब इसका ऐसे होता है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ जैम पोर्टल पे अवेलेबल है तो आपको परचेज वहीं से करनी पड़ेगी। अगर वो चीज़ जैम पोर्टल पर परचेज के लिए अवेलेबल नहीं है तब आप दूसरे तरीके से परचेज करोगे, ये बोला जाता है, ठीक है। प्रिक्योरमेंट रूल्स में आपके जो जनरल फाइनेंसिंग रूल्स हम पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केटिंग मैंने आपको बताया फुल फॉर्म रहेगी इसकी। हु वॉज द फाइनेंस सेक्रेटरी व्हेन जीएफआर 2017 इनेक्टेड। अब ये जीएफआर की फुल फॉर्म मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताई थी, आपको याद है ना ये कि जीएफआर क्या होता है आपका? जीएफआर होता है आपका जनरल फाइनेंस रूल्स, ठीक है। तो इनको जीएफआर्स बोलते हैं आपका। फाइनेंस सेक्रेटरी उस टाइम पे था श्री अशोक लवासा, ठीक है। कौन था? श्री अशोक लवासा फाइनेंस सेक्रेटरी थे जब आपके जीएफआर्स 2017 इनेक्टेड हुए उस टाइम पे। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपने बताने हैं जनरल फाइनेंसिंग रूल 2017 के अंदर। तो जनरल फाइनेंशियल, हमने फाइनेंस बोला था अभी फुल फॉर्म में जब आपको जीएफआर की फुल फॉर्म बताई। तो ये फाइनेंस नहीं, इसको आप फाइनेंशियल से याद रखोगे, ठीक है। ये आपका जनरल होता है, ये रूल्स होता है और ये होता है एफ फॉर फाइनेंशियल। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स साथियों आपको 12 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के अंदर। साथियों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया को किस में मेंशन किया जाता है? आर्टिकल 266 सब रूल 1 में मेंशन किया जाता है 266 ऑफ 1 में। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इनेक्टेड अंडर द एक्ट। तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ आपका अंडर द एक्ट कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? आपको याद रखना है 1950 के अंदर आपका कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इनेक्ट होता है, आपका यूज़ होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जीएफआर में आपको 12 देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 266(1) आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन करता है। तो साथियों 6th क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। Who is the authority on behalf of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्रॉ बिल्स एंड मेक पेमेंट? अथॉरिटी कौन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे बिल्स को बनाना, पेमेंट्स को करना, ये सारी चीज़ें करती है? तो ये कौन करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। आपने याद रखना है बच्चों, इनको डीडीओ बोला जाता है, ठीक है। ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर फुल फॉर्म अगर आपसे पूछते हैं तो आपने याद रखनी है डीडीओ की फुल। लोकल फंड इज डिफाइंड इन रूल डैश ऑफ द ट्रेजरी रूल्स। ट्रेजरी रूल्स में मेंशन्ड हैं आपके लोकल फंड्स। तो लोकल फंड्स के किस रूल में मेंशन्ड है ये है आपका 652, ठीक है। किस में है? 652। ये बच्चों देखना पड़ेगा मुझे 652, ऐसे तो नहीं 65 ऑफ 2 हो। आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताना ये लोकल फंड की डेफिनेशन, ठीक है। लोकल फंड ये आपको पता लग जाएगा लोकल फंड। बाकी इसको पिन में कमेंट करेंगे अगर चेंजेस हुआ तो इसमें कुछ। पब्लिक अकाउंट इज रेफर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पब्लिक अकाउंट कहाँ पे मेंशन किया गया है, रेफर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? आर्टिकल 266 ऑफ 2। किस में किया गया पब्लिक फंड?
266 ऑफ 2। अब आपने बताना है कंटिंजेंसी फंड, जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई कंटिंजेंसी फंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू अनदर। फंड को ट्रांसफ़र करना एक प्राइमरी यूनिट से अनदर प्राइमरी यूनिट में, तो इसको बोला जाता है री एप्रोप्रिएशन। क्या बोला जाता है बच्चों? री एप्रोप्रिएशन। री एप्रोप्रिएशन आपको इससे क्लियर हुआ होगा। री मतलब अगेन, यानी ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्लीकेशन टू अनदर। आपने बताना है कैपेक्स क्या होता है। तो कैपेक्स क्या होगा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपेक्स क्या होगा? सीए से कैपिटल, सीएपी से आपका कैपिटल और ईएक्स से एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट all receipt and dues of government are correctly accessed, collected and credited to consolidated fund of India is mentioned in general financial rules। तो ये कौन से डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि इंश्योर करना कि जितनी भी रिसीट हुई हैं या कोई ड्यूज़ है गवर्नमेंट का वो कलेक्ट कर लिया है, रीअसेस कर लिया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो ये बात बोली गई है आपके रूल नंबर 9 के अंदर। जीएफआर के रूल नंबर 9 में आप पढ़ोगे तो इसमें ये चीज़ आपकी मेंशन होती है। बच्चों, रीअप्रोप्रिएशन बोला जाता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड को फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर। कैपेक्स होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखते हैं। रेमिशन ऑफ रेवेन्यू इन जीएफआर रूल्स। तो रेमिशन ऑफ रेवेन्यू क्या होता है आपका? रूल नंबर 18 होता है। ठीक है, रेमिशन ऑफ रेवेन्यू होगा आपका रूल नंबर 18 में, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017। और रूल 23 किसके बारे में बोलता है? रूल 23 बोलता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स के बारे में। ठीक है, कौन सी पावर्स? फाइनेंशियल पावर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ बजट एलोकेशन इज मेंशन्ड इन रूल नंबर डैश ऑफ जीएफआर 2017। कंट्रोलिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बजट एलोकेशन में, ये आपने बताना है। तो साथियों, इसका आपका आंसर हो जाएगा रूल नंबर 26। क्या होगा? रूल नंबर 26। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स ये आपका आ जाता है आपके रूल नंबर 23 के अंदर। रूल नंबर 18 में आपका आ जाता है रेमिशन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, और डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स आपका रूल नंबर 23 के अंदर होता है। बच्चों, 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। वीडियो सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक का बटन प्रेस करें, और फर्स्ट टाइम अगर कोई व्यूअर है चैनल का तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। What are the responsibilities of controlling officer in respect of budget allocation? तो क्या होता है कंट्रोलिंग ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सबसे बड़ी, वो यही है कि एक्सपेंडिचर है ना जो, वो बजट एलोकेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो भी इनकर्ड हुआ है वो उसी पे इनकर्ड होना चाहिए जिसके लिए वो फंड रिलीज़ हुआ था। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना आपको? फंड रिलीज़ हुआ, सपोज़ करो रोड कनेक्टिंग रोड्स के लिए, वो आपने खर्च कर दिया मान के चलो वाटर या सैनिटेशन पे, तो वो ऐसे नहीं करना। जिसके लिए एलोकेट हुआ है उसी के लिए उसको यूज़ करना है। एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट ओनली, खर्चा जो भी करना है ना वो केवल पब्लिक इंटरेस्ट में आपने करना है। ठीक है, टू गार्ड अगेंस्ट वेस्ट एंड लॉस ऑफ मनी। टू गार्ड अगेंस्ट वेस्ट एंड लॉस ऑफ मनी, मतलब वेस्ट को गार्ड करना है, रोकना है, लॉस ऑफ मनी को रोकना है। ये बात भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है कंट्रोलिंग ऑफिसर की। शॉर्टकट की बतानी है, अगर आपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस में यू आपका यूज़ करोगे। 18 होगा रिपोर्ट ऑफ लॉसेज इज मैंशनड इन जीएफआर 2017। तो रिपोर्ट ऑफ लॉसेज किस में आता है बच्चों? ये आपका आ जाता है रूल नंबर 33 के अंदर। ठीक है, तो रिपोर्ट ऑफ लॉसेज कर रहा है तो रूल 33 में कंट्रोल यू से हो जाएगा आपका अंडरलाइन एंड सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बजट एलोकेशन में वो ये है कि खर्चा बजट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खर्चा उसी के लिए होना चाहिए जिसके लिए बजट मिला है, खर्चा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, एक्स्ट्रा जो लॉस ऑफ मनी है उसको गार्ड करना है, रोकना है। ठीक है, 18 क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम करा चुके हैं। आप देखोगे CCS टेम्परेरी रूल्स
अब बताना है आपने जो टेम्परेरी रूल्स है वो कब आए। तो साथियों टेम्परेरी रूल्स आपके आए 1965 में। ठीक है, कब आए? 1965 के अंदर। शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेके आना है तो Ctrl+M करोगे आप, न्यू स्लाइड आपकी एंटर हो जाएगी। ये आपकी शॉर्टकट की होती है। हु इशूड जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017? कौन इशू करता है जनरल फाइनेंशियल रूल्स को? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, तो 1965 टेम्परेरी सर्विस, Ctrl+M से नई स्लाइड आ जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर इशू करता है आपका GFR 2017। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर के बाद आप क्या लिखोगे? ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है ये सब कुछ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये क्वेश्चन अभी बताया था आपको, आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको क्लियर कर दिया। इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ इंडिया में? इंटरनेट साथियों स्टार्ट हुआ है 15 अगस्त 1995। इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ इंडिया में? 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुआ। एड्रेस ऑफ वेबसाइट उसको बोलते हैं URL। अब बच्चों आपने क्या करना है, URL की फुल फॉर्म को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, URL की फुल फॉर्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर। 15 अगस्त 1995 को आपका इंटरनेट स्टार्ट हुआ। URL होता है एड्रेस किसी वेबसाइट का। ठीक है बच्चों, 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25वां देखो। UGC इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2023 कम इनटू फोर्स। कब हुआ आपका? 2 जून 2023 को। ठीक है बच्चों, कॉलेज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द स्पॉन्सरिंग बॉडी, तो उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज। कौन सी होती है कंस्टिट्यूएंट कॉलेज? जो आपकी किसी स्पॉन्सरिंग बॉडी के कंट्रोल में आती है उसको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज बोलते हैं। NEP क्या होता है? NEP होता है बच्चों आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई 2020 के अंदर। तो 2 जून 2023 को आपका क्या हुआ? डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को जो इनेक्टेड हुआ है रेगुलेशन 2023 वाला, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। रेगुलेशन में ये लेटेस्ट है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज आपको पता है जब स्पॉन्सरिंग बॉडी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है कोई कॉलेज, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP की फुल फॉर्म होती है। ओके बच्चों, प्रीमिसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट अदर देन द मेन कैंपस। अब मेन कैंपस को छोड़ के उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑफ कैंपस। याद करो, जो भी इंस्टीट्यूशन का जिसको आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बोल रहे हो, जब गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है तो मेन कैंपस को छोड़ के करती है तो उसको बोलेंगे आपका ऑफ कैंपस। ठीक है, अब उसी डीम्ड यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस को छोड़ के आउटसाइड द इंडिया तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑफ शोर। अब ये शोर से ही समझ लेना। ठीक है, सी शोर होता है जैसे समुद्र का किनारा, तो समझ लो बाहर ही है ये, है ना। तो ये आपने याद रखना है, सिंपल है। व्हाट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाईवे? तो इंफॉर्मेशन हाईवे बच्चों बोला जाता है इंटरनेट को। ठीक है, इंटरनेट को क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन हाईवे। ऑफ शोर कैंपस वो होते हैं जो अदर देन मेन कैंपस आउटसाइड द इंडिया होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, और ये आपका अदर देन द मेन कैंपस इन इंडिया होता है ऑफ कैंपस। ठीक है, 31 देख लेते हैं। इन्वेंटर ऑफ WWW, ये आपका आएगा टिम बर्नर्स ली। क्या आएगा? टिम बर्नर्स ली। मॉडेम क्या होता है आपका? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। लॉस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर थेफ्ट मस्ट बी रिपोर्ट टू पुलिस इफ़ द वैल्यू। कितने से ज़्यादा का लॉस होना चाहिए रुपीज़ में जिसकी आपको पुलिस को रिपोर्ट लिखानी मैंडेटरी हो जाती है? तो ये हो गया 50,000। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा का अगर लॉस हो गया, किस वजह से? फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से, चोरी हो गया समझो। ठीक है, तो मिनिमम जो है आपको पुलिस को जो कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी। मॉडम की फुल फॉर्म आपकी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होती है। अब आपने क्या करना है? WWW ये फुल फॉर्म कमेंट करनी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। और इन्वेंटर कौन है? टिम बर्नर्स ली। 33 क्वेश्चन आपके हो चुके बच्चों। 34वां देखो। फाइनेंशियल ईयर सेल कमेंस ऑन डैश ऑफ ईच ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। और चलो ये चीज़ लिखनी बाकी रह गई है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। हाँ, एंड कब हो जाता है ये भी बता देते हैं। तो एंड होगा आपका 31 मार्च को। ठीक है बच्चों, कब होगा एंड? 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का अगर आपसे कोई पूछता है तो 1 अप्रैल से लेके
31 मार्च तक का जो पीरियड है वो पूरा का पूरा 1 ईयर, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। विच रूल ऑफ GFR एक्सप्लेन्स अबाउट द कमेंसमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में GFR का कौन सा रूल बोलता है कि बजट को कमेंस जो करना है, प्रेजेंट करना होता है? तो ये है आपका रूल नंबर 43 के अंदर। रूल 43 सब सेक्शन 1 के अंदर ये चीज़, सब रूल 1 के अंदर ये चीज़ आती है आपकी कि आपको बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है। ठीक है बच्चों, तो 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा स्टार्ट, एंड 31 मार्च को। और रूल 43(1) बात करता है आपके कमेंसमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बजट टू पार्लियामेंट। प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट आर इन, प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट आर इन आर्टिकल 112 से आर्टिकल 116 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें आपका है प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट, मतलब संसद में बजट को पेश करना, बनाने से लेकर। वैसे आपको पता है एक्चुअल में बजट का आर्टिकल कौन सा है, 112 होता है। ठीक है, बजट बनाने का। लाइसेंस फी फॉर रेजिडेंस टू गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट नॉट बी एक्सीडेड बाई, किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब मकान मिलता है, सोच लो उनकी बेसिक, जैसे आज की डेट में हम बात करें 25,500, दैट इज़ फॉर SSA, तो इसका 10% कितना हो गया, 2550 लगभग। तो 2550 है ना जो मंथली इन्वॉल्वमेंट्स में, तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये चीज़ आपने समझ के रखनी है बस। स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ रेफर्ड इन GFR, तो किस में मेंशन है आपके स्टैंडर्ड्स, रूल नंबर 21 के अंदर। तो बच्चों आर्टिकल 112 से 16 तक बजट की बात करी जाती है, बनाने से लेकर प्रस्तुत करने तक। 10% ऑफ मंथली इन्वॉल्वमेंट्स है वो लाइसेंस फी के तौर पे दिए जाते हैं रेजिडेंस टू गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट को, रेजिडेंस के लिए। रूल 21 बात करता है आपका स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी किसकी, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, रूल 21। ठीक है। 40 देख लेते हैं। पैटी लॉसेज आर नॉट एक्सीडेड बाई, किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10,000 रुपये से ज़्यादा लॉसेज नहीं होने चाहिए। अगर लॉस हो जाता है तो HOD को बताना है, अगर HOD उसको डिस्पोज नहीं कर पा रहा है तो किसको सबमिट करनी है रिपोर्ट, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, सॉरी जिसको FM बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री। किसको करना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को करना है। अगर HOD उस चीज़ को डिस्पोज ही नहीं कर पाया, क्योंकि पावर तो उन्हीं के पास है। स्पेशल लीव कंसर्न टू इंक्वायरी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में बी ग्रांटेड टू एग्री फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, एक स्पेशल लीव मिलती है जब सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, जो ग्रांट की जाती है फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो साथियों वो आपका होगा 90 डेज़। ठीक है, कितने दिन की मिलती है, 19 डेज़ की स्पेशल लीव दी जाती है सेक्सुअली हरासमेंट में। किसको, जब इंक्वायरी होती है एग्रीव्ड वुमेन की। ठीक है। रिपोर्ट ऑफ लॉसेज है वो सबमिट करनी होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और जो पैटी लॉसेज है वो साथियों आपका 10,000 होता है। तो टोटल 42 क्वेश्चंस, अराउंड हाफ ऑफ द सेशन कंप्लीट हो चुका है आपका। अराउंड क्या, उससे ज़्यादा ही हो गया। ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक आप करो। ठीक है, लेकिन लाइक करने की कंडीशन यही है कि आपको सेशन अगर इंटरेक्टिव लगता है तो ये आपने लाइक करना है, बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसी। ठीक है साथियों, फर्स्ट टाइम व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओपन अ फाइल इन MS पावरपॉइंट, शॉर्टकट की इज़ यूज्ड। अगर आपने कोई फाइल को ओपन करना है, किसी फाइल को पावर पॉइंट में, तो शॉर्टकट की आप यूज़ करोगे Ctrl+O। O के साथ में ओपन हो जाएगी कोई भी फाइल जो MS पावर पॉइंट के अंदर होगी। ठीक है, MS वर्ड में भी यही की काम करती है आपकी, MS एक्सेल में भी यही की काम करती है। शॉर्टकट की बतानी है, अगर आपने हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो डायलॉग बॉक्स हेल्प वाले के लिए F1 आप प्रेस कर दोगे अपने कीबोर्ड से, तो आपका काम हो जाएगा हेल्प डायलॉग बॉक्स वाला। ठीक है। A link to वेब पेज ईमेल एड्रेस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जो किसी वेब पेज का या ईमेल एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लिंक को, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। तो बच्चों ये देखो, हाइपरलिंक का आपको पता है, कंट्रोल के साथ में अगर K प्रेस करते हो तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट हो जाता है। ठीक है। F1 होता है आपका ओपन करना है अगर आपने हेल्प का डायलॉग बॉक्स, और MS पावर पॉइंट में अगर ओपन करनी है कोई फाइल तो कंट्रोल के साथ में O आप प्रेस करते हो, तो बच्चों ये काम आपका ओपन कर देगा फाइल को। ठीक है। तो 46 देखते हैं। डाक बियरिंग अ सिक्योरिटी ग्रेडिंग इज कॉल्ड। अगर सिक्योरिटी ग्रेडिंग है तो क्लासिफाइड डाक बोलते हैं। आपको पता है 3 टाइप की होती है ये सिक्योरिटी ग्रेडिंग। ठीक है, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, अर्जेंट, वो बताया था ना आपको। फंक्शनरी इंटरेस्टेड विद इनिशियल एग्जामिनेशन।
अच्छा, उस पर्सन का नाम बताना है जो शुरुआती निरीक्षण करता है या काम करता है, तो बच्चों उसको डीएच बोलते हैं। ठीक है, डीएच आपके डीलिंग हैंड्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डीलिंग हेड आपका फंक्शनरी इंटरेस्टेड होता है। क्लासिफाइड डाक आपकी जो है सिक्योरिटी ग्रेडिंग वाली डाक होती है। ओके, 49th क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटोनॉमस बॉडीज डिस्चार्ज द एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद, किसके साथ? अब देखो, ऑटोनॉमस बॉडी है तो उनको ऑटोनॉमी दी जाती है। आप सबको पता है क्या दी जाती है? ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी है ना जो, वो दी जाती है आपका MOA के बेसिस पे। अब MOA क्या होता है? वो होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के बेसिस पे ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं जो अपनी एक्टिविटी को पूरा करती हैं। ठीक है, फुल फॉर्म आपने बतानी है बच्चों। PSU की होता है दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फुल फॉर्म ऑफ PSU। ठीक है, हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बच्चों होता है आपका सेक्रेटरी। कौन होता है? सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री। तो 51 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों आपके। 52 देख लेते हैं। ग्रिड लाइंस शॉर्टकट की इन MS पावर पॉइंट, तो ये होती है आपकी शिफ्ट के साथ में F9। विच प्रेजेंटेशन व्यू इज यूज्ड टू रीअरेंज स्लाइड्स इजीली? तो कौन सा प्रेजेंटेशनल व्यू स्लाइड्स को रीअरेंज करता है इजीली? तो स्लाइड शॉर्टर होता है, आपको पता है। शॉर्टकट की मूव करने की सिलेक्टेड टेक्स्ट हो तो आपको कट करना होगा। कट की शॉर्टकट की होती है बच्चों Ctrl+X। ठीक है, इससे क्या होगा? ये जैसे आप सोचो, ये सारे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ना यहाँ से कट करेंगे, तो कट करने के बाद जब हम पेस्ट करेंगे ना दूसरी जगह, तो पेस्ट की भी शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए, Ctrl+V। तो क्या होगा? ये टेक्स्ट ना यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उठ के आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए इसको मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, और रीअरेंज करने के लिए स्लाइड शॉर्टर, शिफ्ट के साथ में F9 दबाएंगे तो ये आपकी ग्रिड लाइंस आ जाएंगी MS पावर पॉइंट के अंदर। याद रखना है, शिफ्ट के साथ में F+9। हु इज इंचार्ज ऑफ द ब्रांच इन द मिनिस्ट्री? तो वो होता है आपका अंडर सेक्रेटरी। एक्नॉलेजमेंट इन ई डाक या ई ऑफिस इज, तो वो सेल्फ एक्नॉलेज्ड होती हैं, यानी सेल्फ जनरेटेड आंसर आ जाएगा। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात की जाती है रूल नंबर 2A। अगर पूछा जाएगा ना आपसे कि CCS रूल्स में गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये रूल 2 सब रूल A में ये बात बताई गई है CCS कंडक्ट रूल के अंदर। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड होती है एक्नॉलेजमेंट ई ऑफिस में, और अंडर सेक्रेटरी है वो किसी ब्रांच का मिनिस्ट्री के अंदर उसका हेड होता है। ठीक है, यानी इंचार्ज होता है। इंसर्ट कैरेक्टर दैट आर नॉट इन कीबोर्ड कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम, तो बच्चों ये इंसर्ट किए जाते हैं आपके। अब इंसर्ट में जाओगे फिर सिंबल में चले जाओ, तो एक ऐसे ना ओमेगा जैसा साइन दिखाई देगा आपको। इस साइन पे क्लिक करने के बाद वो सिंबल जो कीबोर्ड में नहीं है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे CPU की फुल फॉर्म पूछनी थी, तो दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। इफ़ अपॉइंटेड 2 टाइम्स नो रीअपॉइंटमेंट इन अकॉर्डेंस विद UGC एक्ट 1956, तो कौन कौन ऐसे पर्सन हैं जिनको 2 बार अगर आपने अपॉइंट कर लिया तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी उनकी UGC एक्ट के तहत? तो वो होते हैं आपका चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन भी और मेंबर्स भी। ठीक है, हाउ मच % ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कैन बी मेड अमंग द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप C पोस्ट? तो बच्चों कंपैशनेट आपको पता ही होगा, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको जॉब दी जाती है, तो इससे परसेंटेज कितने से ज़्यादा नहीं हो सकती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के? 5% से ज़्यादा। सोचो 50 सीटें पोस्ट हैं जो वेकेंट हैं टोटल, तो इसमें से अगर कंपैशनेट की होंगी तो कितनी होंगी? वो होंगी बच्चों 2.5, यानी 3 पोस्ट से ज़्यादा आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, एक्स सर्विसमैन शुड पे अ फी ऑफ %% ऑफ UR कैंडिडेट, तो UR कैंडिडेट की कितनी फ़ी पे करता है एक्स सर्विसमैन? 0% आ जाएगा, है ना, यानी पे ही नहीं करता वो। टोटल परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन डैश ऑफ द परसेंटेज ऑफ टोटल वैकेंसी एट अ गिवन टाइम। ये बस आपको बात हमेशा याद रखनी है। आपका ASO का पेपर निकले, SSC का पेपर निकले, किसी का भी पेपर निकले, जो रिजर्व कैटेगरीज है ना, जैसे OBC हो गया, EWS हो गया, SC हो गया, ST हो गया, ये 50% से ज़्यादा नहीं होंगे कभी भी, यानी आपकी जनरल की सीटें ऑलवेज 50% रहनी ही रहनी है। ठीक है, अगर वो उस हिसाब से वेकेंट है तो।
ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको 50% आ जाएगा। पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन कम इनटू फोर्स, तो पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन कब आ गया आपका? आया 2 जुलाई 1997 को। ठीक है, कब आया? 2 जुलाई 1997। बच्चों डेट याद रखनी है, पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन। और आज की डेट में जो चल रहा है शायद पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन ही चल रहा है। पेनल्टी ऑन सीपीआईओ मैक्सिमम अमाउंट एज पर आरटीआई। सीपीआईओ ने अगर मान लो इन्फॉर्मेशन दी नहीं, कोई पेनल्टी उन पे लगती है, तो पेनल्टी लगेगी ना, वो कितनी की मैक्सिमम होगी? 25,000 मैक्सिमम होगी। ठीक है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में कौन कौन होता है? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और 10 से ज़्यादा आपका सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते। ठीक है, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, इलेक्शन नहीं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और 10 होंगे आपके इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ICs। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 67 देखते हैं, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इज सेम एज। जैसे इलेक्शन कमिश्नर को मिलती है ना सैलरीज और अलाउंसेज, सेम ऐसे ही चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को मिलती है। हु कैन फाइल अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ CPIO अंडर RTI एक्ट 2005, तो कौन अपील फाइल कर सकता है? कोई भी अपील फाइल कर सकता है। इन्फॉर्मेशन सीकर या जो थर्ड पार्टी एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ CPIO है, वो भी अपील कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी की भी इन्फॉर्मेशन, थर्ड पार्टी को लगता है कि इन्फॉर्मेशन गलत दी है या हमें नहीं दी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन शेड्यूल 2 ऑफ RTI एक्ट, तो ये होंगे बच्चों आपके BSF, CRPF और आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG जो कमांडो होते हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर सैलरी होती है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की। इन्फॉर्मेशन सीकर और थर्ड पार्टी एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ CPIO अपील फाइल कर सकते हैं। BSF, CRPF और NSG शेड्यूल 2 के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन 17th देख लेते हैं। 17th, द प्रोविजन रिलेटेड टू स्यू मोटो डिस्क्लोजर इज रेफर्ड। बच्चों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा आपका सेक्शन 4 के अंदर। अब 4 ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो। ठीक है, तो सेक्शन 4 में स्यू मोटो की बात करते हैं। फाइल नोटिंग क्या होता है? कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज RTI 2005। तो फाइल नोटिंग होती है? नहीं होती। इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है उसमें फाइल नोटिंग नहीं आता। ठीक है, व्हाट इज CIC इन RTI एक्ट 2005, तो CIC क्या होगा? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, तो देखो ये क्या है, स्यू मोटो बच्चों आपको पता होना चाहिए। स्यू मोटो क्या होता है? हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये स्यू मोटो लगाएंगे ना, तो इसका मतलब ये होगा आप कोई केस फाइल करो या ना करो, खुद से जब कोर्ट या जुडिशरी बॉडी संज्ञान लेती है ना खुद से, तो उसको स्यू मोटो बोलते हैं। आगे समझ में? व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन कंसर्न द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। अगर किसी जान या माल की कोई ऐसी खतरे वाली बात है, किसी की जान तक की लिबर्टी की बात आ जाती है, तो 48 घंटे के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, शॉर्टकट बताओ आपने, अगर मैक्रोज देखने हैं तो इसका होगा बच्चों Alt + F8। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे कंप्यूटर के, पढ़ ज़रूर जाना है ना। अगर पेपर हाई लेवल होता है तो आपसे क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे, आपको इजीली पता लग जाएगा। ऑटोनोमस बॉडी का कोई एग्जांपल? सिंपल नेटर, जो हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों 1 से लेकर 75 क्वेश्चंस तक हमने आपको कराए। रिवीजन क्लास 4 थी हमारी, जिसके लिए आप सबका थैंक्स है। लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इन्फॉर्मेशन और भी इसी तरह से आपको मिलती रहेंगी। हमें कॉन्टैक्ट करना है mannatofficial14@gmail.com पर, ज्वाइन करने से रिलेटेड या कोई और आपकी क्वेरी होती है तो। रिवीजन क्लासेस को रिवाइज करते रहो, साथ के साथ में टारगेट नेटर की जितनी भी क्लासेस हैं 1 से लेकर 24 तक, आप उनको प्लीज़ रिवाइज करो। पेपर में टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।